हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपसे कास्ट आयरन के बारे में बात किया था। कास्ट आयरन के अंदर मैंने आपसे डिफरेंट टाइप यानी वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, डिफरेंट कास्ट आयरन के बारे में मैंने आपसे बात की थी। अब इसके पहले का लेक्चर याद करो तो अलॉय के बारे में मैंने आपको बताया था कि रॉड आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, और स्टील जो बचा रह गया था उसको मैं इस लेक्चर में कवर कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं स्टील के बारे में। स्टील में जो आपका कार्बन का कंटेंट होता है वो 1.5% से कम होता है, यानी 0.5 से 1.5% तक डिफरेंट कार्बन के वेरिएशन की वजह से आपको वैरायटी ऑफ स्टील मिलती है। तो आप स्टील को कैसे बना सकते हैं? या तो आपको कार्बन को कंटेंट को कम करना है। आपको पता है कि कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है 2 से 4% होता है, तो यानी या तो आप कास्ट आयरन से कार्बन को कम कर दीजिए, या तो रॉड आयरन में थोड़ा सा कार्बन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि रॉड आयरन में 0.2 या कह लो बहुत 0.02 बहुत कम % ऑफ कार्बन होता है। तो या तो कास्ट आयरन से डिक्रीज़ कीजिए या तो रॉड आयरन में इंक्रीज़ कीजिए। इस तरीके से आप स्टील को बना सकते हैं। स्टील में अगर हम बेसिकली बात करें तो आपके दो टाइप के हैं। प्लेन कार्बन यानी आयरन होता है, कार्बन होता है और थोड़ी रेजिडुअल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, प्लस मैग्नीशियम होता है। अकॉर्डिंग टू कार्बन अवेलेबिलिटी अगेन डिवाइडेड इनटू अ लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। उसके अलावा हम डिफरेंट अलॉयज़ के बारे में बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील कार्बन, हाई स्पीड कार्बन, हाई टेम्परेचर कार्बन, तो ये सारे मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर लें स्टील और कास्ट आयरन के बीच में, तो आपको पता है कि स्टील में हमारा अप टू 1.5% तक कार्बन कंटेंट होता है, जबकि कार्बन कंटेंट अगर हम कास्ट आयरन में बात करें तो 4.5% तक होता है। इस पर हम स्टील में बात करते हैं तो कार्बन जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एज अ ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं कि कार्बन के अलावा उसके और भी अलॉय प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्रोमियम, आगे बताऊंगी मैग्नीज वगैरह, जबकि कास्ट आयरन में कोई भी अलॉय नहीं होता। ये आपका गुड स्ट्रेंथ का होता है, इसकी हार्डनेस अच्छी होती है और डक्टिलिटी अच्छी होती है। ये आपका हार्ड और ब्रिटल होता है, जबकि हम कास्ट आयरन में बात करें तो डक्टिलिटी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर फेराइट एंड पेरलाइट होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो सीमेंटाइन एंड ल्यूडिब्राइट होता है। बेस्नेड कन्वर्टर यूज़ होता है यहाँ से पिग आयरन से, जो मैं आपको अगर फर्स्ट वीडियो में बात करूँ जब मैंने स्टार्ट किया है आयरन के बारे में या अलॉय के बारे में, तो आप वहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम बात करें बेस्नेड कन्वर्टर यूज़ होता है, जबकि इसके लिए क्यूबोला कन्वर्टर यूज़ होता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको यूपीएससी घुमा फिरा सकता है। अब अगर हम कार्बन के कंटेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमने इसको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। जब बहुत कम कार्बन कंटेंट है यानी अप टू 0.15% है तो हम उसको डेड माइल्ड स्टील कहेंगे। 0.15 से 0.3 तक है तो हम उसको माइल्ड स्टील कहेंगे। मीडियम कार्बन स्टील है तो उसको हम 0.3 से 0.8% तक कहेंगे। और अगर हाई कार्बन स्टील है यानी 0.80 से 1.5% तक कार्बन प्रेजेंट है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका मटेरियल हार्ड एंड ब्रिटल होता जाएगा। कार्बन कंटेंट कम है, इसका मतलब वो बहुत ही डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब है कि उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है, थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग गंदी है बट आप समझ जाएंगे स्टूडेंट होपफुली। चलिए बताती हूँ आपको मैं। अगर हम डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील की बात करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लो स्टील कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम हाई डक्टाइल होता है क्योंकि हमारा कार्बन का परसेंटेज कम है। हम कहाँ यूज़ करते हैं? वायर में, थिन वायर में, रोड्स में, चेन्स में। तो हम यहाँ रॉड्स में, पतले रॉड्स अगर बनाने हो वायर में, थिन में यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो ये भी सॉफ्ट एंड गुड डक्टाइल होता है, टफ होता है, बट इट हैज़ अ लोअर वेयर रेजिस्टेंस, लेस मेलेबल, इजी रॉज, वेल्डेड, मशीन स्टैम्प्ड। तो इसमें हम स्क्रू, नट बोल्ट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील में अगर हम बात करें तो देखिए अब कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, इसलिए लेस डक्टाइल होता जा रहा है। लेस डक्टाइल हो रहा है बट इसका ये मतलब भी है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। पॉइंट याद रखिएगा, डक्टाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। यानी टूल्स में बहुत यूज़ होता है, फ्रेम्स में, हैमर बनाने में यूज़ होगा। हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एंड लेस डक्टाइल होता है बट इसकी हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी टूटेगा भी नहीं, मतलब बहुत लंबा खींच सकते हैं इसको। बट डक्टाइल लेस है, इसका मतलब हम इसको खींच भी नहीं सकते हैं बट ये हार्ड है आपका। इसकी स्ट्रेंथ बहुत, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होती जा रही है। ये आपका हैंड टूल बनाने में, कटिंग्स में यूज़ होता है, वुड वर्किंग टूल्स के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होता है। अगर हम डिफरेंट कार्बन को अगर हम इसमें बढ़ाते जाते हैं तो डिफरेंट अलॉयज़ को अगर हम इसमें ऐड करते जाते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम निकल ऐड कर रहे हैं तो टफनेस इंप्रूव करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और भी इंप्रूव करती है। क्रोमियम
को ऐड करते हैं तो इसमें भी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है, थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। आपको मेन टारगेट ये रखना है कि आपका डक्टाइल स्ट्रेंथ भी कम ना हो और आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ी रहे, यानी आपको डक्टाइल को मेंटेन करते हुए भी टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। तो मैग्नीज की बात करें तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, सिलिकॉन की बात करें तो इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, कॉपर की बात करें तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। तो ये आप हल्के फुल्के जो अलॉयज़ को ऐड करने से जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। अब मैं बात करती हूँ स्टेनलेस स्टील। इसके बारे में आप सुना होगा कि शाइनिंग होती है स्टेनलेस स्टील जो होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी स्टील होती है उसमें हम कार्बन का कंटेंट 12% ऐड कर देते हैं। उसके अलावा निकल और मैग्नीज भी एडेड होता है। जो मैग्नीज होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील की तरह वर्क करता है, यानी क्रोमियम ऑक्साइड इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट इन नेचर एंड इट प्रोटेक्ट्स द आइटम मेड ऑफ दिस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का आप यूज़ बर्तनों में करते हैं, आप देखते हैं घर में भी स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। उसके अलावा अगर हम इसमें हाई स्पीड स्टील बनाना है तो हम इसमें टंगस्टन को 18% ऐड करते हैं, यानी क्रोमियम की क्वांटिटी कम करके हम टंगस्टन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं और वेनेडियम भी बढ़ाते हैं। इसका यूज़ हमें कटिंग टूल्स के लिए करना पड़ता है। एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कट कर रहे हैं, यानी अगर ये हमारा स्टेनलेस स्टील है, इससे अगर आप इस मटेरियल को कट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये हाई टेम्परेचर पे भी इसकी हार्डनेस मेंटेन रहे, यानी इस मटेरियल की हार्डनेस आपकी हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रहनी चाहिए। यानी अगर इसको कट करते करते आपका बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करना होगा, तो ये जो मटेरियल है ये आपका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये आपका हार्ड बना रहना चाहिए। तो इसलिए हम टंगस्टन इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा आता है हाई टेम्परेचर रेजिस्टिंग अलॉय। इसको हम सुपर अलॉय भी कहते हैं। इसमें यानी हम निकल का कंटेंट बढ़ा देते हैं। सुपर अलॉय हैव अ हाई निकल बेस्ड स्टील विच हैव हाई रेड हॉट हार्डनेस। उसके अलावा मैग्नेटिक स्टील भी होता है। मैग्नेटिक स्टील में क्या क्या आता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड एल्युमिनियम। ये आप क्या क्या एटम्स ऐड करने से उसको क्या नाम दिया जा रहा है, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्रायोजेनिक स्टील, यानी निकल बेस्ड स्टील ये भी होता है। ये क्रायोजेनिक स्टील बेसिकली हमारा लिक्विफाइड गैस को एक टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, यानी -157 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपको किसी लिक्विफाइड गैस को स्टोर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो आप वहाँ पर क्रायोजेनिक स्टील को यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप निकल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे ये आपका और लोअर टेम्परेचर पर गैसीफाइड लिक्विड को स्टोर करने की काम आएगा। तो ये पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे स्टूडेंट ये खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे नॉन फेरस मेटल के बारे में बात करूंगी। हार्डली 5 to 6 स्लाइड्स और बची हुई हैं। यदि आपको पॉलीमर के बारे में पढ़ाना है तो वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिएगा मेरे साथ। एनर्जी, एनवायरनमेंट और आईसीटी मैं जल्द ही कवर करूंगी। मोस्ट प्रॉब्ली इस जून के आखिरी तक पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।